जंग के बीच जो आज खबर सामने आई है वो वाकई चौंका देने वाली है और सबकी टेंशन बढ़ा देने वाली है। विश्व भर की निगाहें अब उस पर टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की कि कैसे इजराइल और हमास के बीच में चलती हुई जंग अब ईरान और इजराइल के बीच की जंग बनती चली जा रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। आपके साथ मैं हूं प्रिया और मेरे साथ है प्रणय उपाध्याय। सबसे पहले प्रणय, तो पूरे विश्व भर की निगाहें अब इस पर टिकी हुई है क्योंकि एक तरफ शक्तिशाली इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है जो आक्रामक नजर आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन आप बताइए कि आखिरकार अब ये संकट ये जो है वो किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है और युद्ध के जो हालात बनते चले जा रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? युद्ध के पीछे की वजह आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा प्रिया। और सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस जंग की जो बिसात है बिछी हुई है वो कितनी खतरनाक यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अब एक लड़ाई का मोर्चा जो है वो दो देशों के बीच में बिछ गया है। यानी ईरान और इजराइल दोनों के पास अपनी सैन्य शक्ति है। और अगर आप इलाके के लिहाज से देखें तो देखिए यह है इजराइल और यह है यहां पर ईरान। और ईरान और इजराइल के बीच में कहने को दूरी बहुत है, लेकिन इस दूरी के बीच भी इन दोनों के बीच की जो अदावत है वो बहुत पुरानी है। कहा जाए 1979 के अंदर जब ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से इन दोनों के रिश्तों के अंदर खटास है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हो सकता है आपको ये बात आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन कम लोगों को यह बात पता है कि इजराइल जब बना था तो इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाला अगर कोई इस्लामिक देश था तो वो ईरान था। लेकिन वो दोस्ती 79 की जो रेवोल्यूशन थी उसके बाद में दुश्मनी में तब्दील हो गई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई बार वार किए हैं। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि हुआ आखिर क्या है। तो देखिए ये जो जंग थी जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल के इस इलाके के अंदर जहां हमास के साथ में उसकी जंग हुई थी, ये पूरा इलाका जो है ये गाजा पट्टी का इलाका है। ये ईरान इजराइल है, इजराइल की ये गाजा पट्टी का इलाका है, ये इजिप्ट है, यही राफा बॉर्डर और वो जो पूरा इलाका है जहां पर इस समय टेंशन चल रहा है। तो इस इलाके के अंदर यहां पर फिलिस्तीन या हमास के जो लोग हैं उन्होंने हमला किया और उसके बाद से इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही थी। लेकिन यहां पर ईरान की एंट्री कैसे होती है? ईरान की एंट्री ऐसे होती है कि इस पूरे इलाके के अंदर ईरान ने अपने समर्थित जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो गुट हैं, जो ग्रुप हैं, उनका एक पूरा कॉरिडोर बनाया है और इस कॉरिडोर के जरिए वो इजराइल तक पहुंचा है। और ये इजराइल का सबसे बड़ा टेंशन है। 120 घंटे के बाद ईरान का जो हमला हुआ था इजराइल पर, नेतन्याहू की तरफ से ये जवाब दिया गया है। इतने घंटे का जो एक तरीके से ये ब्रेक था बेंजामिन नेतन्याहू का, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है, उसके बाद अब युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं जो हमें इस वक्त वहां से तस्वीरें भी सामने आई है। एयर स्ट्राइक हुआ है पूरे शहर में, देश भर में किस तरीके से यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम उनका एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके क्या असर पड़ने वाले हैं विश्व भर में और खास इसके बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक असर पड़ सकते हैं अगर इजराइल और ईरान के बीच में खुली जंग हो जाती है। ईरान और इजराइल के बीच होने वाली खुली जंग का एक सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू यह है क्योंकि देखिए इसके जो कॉर्नर पर आपको तस्वीर नजर आ रही है वो है भारत। तो भारत से इसकी दूरी जो है और साथ साथ भारत के लिए इसकी जरूरत इस लिहाज से क्योंकि ये जो पानी का पैच आपको नजर आ रहा है ये है दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो खाड़ी है जहां से आपका तेल आता है। और ऐसे में अगर ईरान, जिसका दायरा यहां तक जाता है, ईरान अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर किसी तरीके का ब्लॉकेड लगाता है तो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि चीन समेत दुनिया के कई बड़े देश जो हैं वो इसकी जद में आएंगे। साथ ही जो तेल सप्लाई है वो प्रभावित होगी, उसका असर पड़ेगा। लेकिन भारत के संदर्भ में खास करके हम बात करना चाहेंगे क्योंकि लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई है कि इन सारे युद्ध का पहले ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर होता है, ईरान के बाद वॉर हम देख रहे हैं किस तरीके से शिफ्ट होता चला गया, अब इजराइल के बीच में आ गया है, फिलिस्तीन हमास ये सब कुछ इसका शिकार हुए हैं। भारत किस तरीके से इसका शिकार होगा? किन किन चीजों पर भारत में असर पड़ने वाला है? देखिए भारत के अंदर कई पहलू के ऊपर असर पड़ सकता है। भारत का असर समझने के लिए सबसे पहले आपको इस मैप को देखना चाहिए। इस मैप के अंदर ये जो इलाका है ये ईरान का इलाका है। ईरान के अंदर भी जो है करीब 10,000 के आसपास भारतीयों की आबादी है। इसके अलावा 80,000 के आसपास जो भारतीयों की आबादी वो इजराइल में है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है जिसे हम खाड़ी का इलाका कहते हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें यूएई है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, इन तमाम मुल्कों के अंदर करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। तो इसलिए यहां पर अगर जंग की आग भड़कती है तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा टेंशन भारत के लिए होगा क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी आबादी भारतीयों की रहती है। इसके अलावा जो सवाल आपने पूछा क्या असर होगा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज से ही जो है उसके झटके महसूस होने लगे हैं। जो रेड जोन में है वो सेंसेक्स नजर आने लगा है। तमाम जो अंतरराष्ट्रीय बाजार हैं वो इसको लेकर चिंतित हैं। इसलिए चिंतित हैं क्योंकि ये जंग की आग पूरे इलाके के अंदर फैल सकती है। इस चीज को इसलिए भी समझना चाहिए कि कहने को इनकी दूरी बहुत ज्यादा है लेकिन इनके बीच में अगर जंग होती है तो ये पूरा इलाका होगा। और अगर आपको टाइमलाइन की आपने बात की कि 120 दिन का आपने जिक्र किया प्रिया, देखिए यह है दमास्कस, सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर जो ईरान का कॉन्सुलेट था उस पर इजराइल ने वार किया, इसे निशाना बनाया। तारीख है 1 अप्रैल। उसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने कहा कि मैं बदला जरूर लूंगा और 13 अप्रैल को ईरान ने जो है वार किया इजराइल के ऊपर और 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया गया। उसके बाद इजराइल ने और कम समय लिया और इजराइल की तरफ से वार किया गया। अब होगा क्या? होगा यह कि
पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ईरान और इजराइल को रोका जा सके कि अब ये टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग की आग फैली तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे किरदार हैं, इसके अंदर तमाम ये पूरे देश हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। और इस जंग का इलाके, खाड़ी देशों की संख्या इसमें ज्यादा है। और भारत के, हमने देखा था डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी ये बयान जयशंकर की तरफ से भी दिया गया था कि ये अब सोच समझ के कदम उठाना होगा। विश्व दो धड़ों में बढ़ती नजर आएगी और अमेरिका तो इजराइल के साथ है ही, वो खुल के सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, और ये एक चिंता की बात है। तो आगे किस तरीके के हालात लेकिन प्रिया जो है ईरान के और इजराइल के बीच का जो तनाव है, इसमें अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक खुली जंग के अंदर तब्दील हो। इसके असर अमेरिका पर भी हैं, अमेरिका के हितों पर भी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस डिस्प्ले में, इस ऑप्टिक्स के अंदर अमेरिका को इजराइल के सपोर्ट करने के पीछे की वजह क्या है? इजराइल और अमेरिका के पीछे की वजह यह है, समर्थन की वजह है, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि अमेरिका के अंदर इजराइलियों की है, ज्यूज की एक बड़ी ताकतवर लॉबी है, और इस्लामिक वर्ल्ड और ज्यूज के बीच का जो टकराव था उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका मानता है कि इस पूरे इलाके के अंदर उसकी एक बड़ी पोस्ट जो है या उसका जो एक ठिकाना है वो इजराइल है, उसका एक मददगार है, और इससे इस पूरे इलाके के अंदर वो डोमिनेट करता है। इसको आप ऑयल डिप्लोमेसी से भी जोड़ सकती हैं। ऊर्जा का एक बहुत बड़ा गजलर कई दशकों तक अमेरिका रहा है, तो इसीलिए उसको इस पूरे ऑयल रिसोर्स को डोमिनेट करने के लिए अपना एक मोर्चा चाहिए, और इसीलिए उसने यहां पर अपनी पोस्ट बनाई है। इसके अलावा भी इसके कई इंटरनेशनल पहलू हैं जिनके कारण कहा जाता है कि अमेरिका यहां पर अपना फुटहोल्ड बना के रखना चाहता है, लेकिन वो खुली जंग नहीं चाहेगा कि ईरान और इजराइल के बीच में। तो अब होगा ये कि अब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और दोनों से कहा जाएगा कि अब आपने वार कर लिया है, काम डाउन रहिए, लेकिन अब इसके बाद रोल आता है मोसाद का और आईआरजीसी का। अब आप ये पूछेंगे कि आईआरजीसी और मोसाद का रोल ये क्या है, क्योंकि अभी तक हम इस युद्ध को लेकर के बात कर रहे थे, इन देशों का जिक्र हो रहा था, इनका रोल क्या है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका कहां पर पड़ेगा? इस चीज को भी जरा समझाइएगा। देखिए, मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक जो खुफिया एजेंसी उसे मोसाद कहा जाता है, और मोसाद जो है इजराइल की सबसे खतरनाक जो है सिक्योरिटी एजेंसी है, और मोसाद क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन चलाती है। कई बार इस तरीके की घटना, 2012 की घटना शायद आपको याद होगी कि 2012 के अंदर ईरान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट तेहरान के अंदर मारा गया था, और उसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इसके पीछे मोसाद है। इसके अलावा लेबनान के साथ जब लड़ाई हुई थी, ये लेबनान है, यहां से इजराइल के ठीक ऊपर ये लेबनान है, तो लेबनान के अंदर जब लड़ाई हुई थी, इजराइल और लेबनान की लड़ाई चल रही थी, तब ईरान ने और ईरान की आईआरजीसी जो है, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसने समर्थन दिया था। यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। आपको पता है कि हमास और इजराइल के बीच जो चल रही जंग है उसके अंदर हिजबुल्लाह की भी एक भूमिका है। इसके अलावा जो यमन के अंदर हुतीस हैं उनकी भी भूमिका है। तो ईरान ने पूरा यहां पर एक जाल बिछा रखा है, जो उसके समर्थित लोग हैं, जो या उसके कहा जा सकता है कि इस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन स्टेट की तरह बिहेव करते हैं वो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हुती हो। और ऐसे में इजराइल जो घिरा हुआ है उसमें मोसाद की तरफ से अब होगा क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस का दौर आ सकता है, जिसके अंदर वो उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करेगी जो इस ऑपरेशन को या उसके हितों को नुकसान बनाने की तीसरा विश्व युद्ध होता यहां पर नजर आ रहा है, उसके साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या इंपैक्ट होगा और किस तरीके से इसे रोका भी जा सकता है? देखिए, कोई नहीं चाहता कि जंग हो, और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कुछ सालों से अब देख रहे हैं जंग ही टकराव के कई मोर्चे खुल रहे हैं। प्रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, टकराव के कई मोर्चे खुल रहे हैं, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध हो, जिस तरीके के माहौल की बात की जा रही है, इंडिकेटर्स की बात की जा रही है, कोई नहीं चाहता। तमाम ताकतें इसकी कोशिश कर रही हैं कि ये युद्ध अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं कि ये इलाका एक कॉन्फ्लिक्ट जोन पे बैठा हुआ इलाका है, जहां ईरान का ये कहना है कि उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शंस लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान के साथ साथ उसकी बैकिंग के अंदर कहीं ना कहीं चीन और रूस भी नजर आ रहे हैं। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ दिनों पहले इसी तरीके की स्ट्राइक्स हुई थी, एक दूसरे पर वार किए गए थे, लेकिन अब जो है इस मामले के अंदर, इस मोर्चे के अंदर ये दोनों एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर खिलाफत जो है वो इजराइल की है और इजराइल को मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान। यहां पहले से ही इस्लामिक कंट्रीज, तो यहां पर इस्लामिक कंट्रीज का जो पूरा कुनबा है जो इस खाड़ी के इलाके के अंदर रहता है, उनका बड़ा प्रेशर है। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर खुली युद्ध यहां पर होती है इजराइल और ईरान के बीच में, तो उसके क्या कुछ असर देखने को मिलेंगे।